भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन भाग 2। पिछले वीडियो में हमने पुर्तगालियों के बारे में जाना। इस वीडियो में बात करते हैं पुर्तगालियों के बाद आने वाले डच लोगों की। डच लोग नीदरलैंड के निवासी थे। पुर्तगालियों के बाद डच ही भारत आए। 1595-96 में कॉर्नेलियस हाउटमैन के नेतृत्व में प्रथम डच अभियान दल पूर्वी जगत पहुंचा। साल 1602 में विभिन्न डच कंपनियों को मिलाकर यूनाइटेड डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई। यह भारत से व्यापार करने वाली पहली डच कंपनी थी। इस कंपनी को पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का एकाधिकार प्रदान किया गया। इसके अतिरिक्त इस कंपनी को युद्ध तथा संधि करने, अन्य क्षेत्रों पर अधिकार करने तथा वहां पर दुर्ग स्थापित करने की भी अनुमति दी गई। डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 में आंध्र प्रदेश के मसूलीपट्टनम में स्थापित की। 1610 में डचों ने पुलिकट में अन्य फैक्ट्री स्थापित की, जिसे बाद में अपना मुख्यालय बनाया। इस तरह डचों ने अपनी फैक्ट्रियां स्थापित की, जैसे 1641 में विमलीपट्टनम में, 1645 में कराईकल में, 1653 में चिनसुरा में और 1658 में कासिम बाजार, बालासोर और नागापट्टनम में। डचों ने मसालों के स्थान पर भारतीय कपड़ों के निर्यात को अधिक महत्व दिया। 1759 में डच अंग्रेजों से वेदरा के युद्ध में पराजित हुए और डचों का पतन हो गया। अब बात करते हैं अंग्रेजों के बारे में। अंग्रेज डचों के बाद भारत आए। पुर्तगालियों और डचों के जैसे अंग्रेज भी पूर्वी देशों के साथ मुख्य रूप से भारत के साथ व्यापार करने के इच्छुक थे। 31 दिसंबर 1600 को 100 व्यापारियों ने लंदन में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की, जिसका पूरा नाम द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडिया था। 31 दिसंबर 1600 को ही इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ ने पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने वाली इस कंपनी को अधिकार पत्र प्रदान किया। भारत में व्यापारिक कोठियां स्थापित करने का प्रथम प्रयास 1608 में हुआ। कैप्टन विलियम हॉकिंस के नेतृत्व में हेक्टर नामक प्रथम अंग्रेजी जहाज 1608 में सूरत के बंदरगाह पर आकर रुका। हॉकिंस प्रथम अंग्रेज था जिसने समुद्र के रास्ते भारत की भूमि पर कदम रखा। हॉकिंस एक राजदूत के रूप में अंग्रेजी कंपनी के लिए व्यापारिक सुविधाएं प्राप्त करने हेतु मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में उपस्थित हुआ। उसने मुगल सम्राट से सूरत में एक फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति मांगी। जहांगीर हॉकिंस को अनुमति देने को राजी था, लेकिन पुर्तगालियों के तीव्र विरोध के कारण उसने आखिर में अनुमति देने से इनकार कर दिया। अब जहां पुर्तगाली भारत से व्यापार कर रहे थे, तो अंग्रेज भी भारत से व्यापार करना चाहते थे। इसलिए इन दोनों व्यापारिक कंपनियों के बीच इस बात पर सूरत के पास 1612 में स्वाली होल का युद्ध हुआ, जिसमें अंग्रेजों ने पुर्तगालियों को हरा दिया। इस युद्ध ने पुर्तगालियों के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया और इस तरह जहांगीर ने भी अंग्रेजों की ताकत को देख लिया। फिर 1613 में जहांगीर ने अंग्रेजों को फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति दे दी। इसके पहले 1611 में पूर्वी तट पर मसूलीपट्टनम में अंग्रेजों ने एक व्यापारिक कोठी स्थापित की थी। फिर 1615 में सर थॉमस रो जहांगीर के दरबार में आया। वह 1619 तक भारत में रहा। वह जहांगीर और शाहजहां से अंग्रेजों के लिए कुछ व्यापारिक छूट प्राप्त करने में सफल हुआ। फिर साल 1632 में गोलकुंडा के सुल्तान से अंग्रेजों को एक सुनहला फरमान प्राप्त हुआ, जिसमें वार्षिक कर देने पर व्यापार करने की अनुमति मिल गई। इसके बाद 1639 में अंग्रेजों को मद्रास पट्टे पर मिला, जहां फोर्ट सेंट जॉर्ज बनाया गया और यही फोर्ट सेंट जॉर्ज बाद में कोरोमंडल तट पर अंग्रेजी मुख्यालय बना। और 1661 में इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाली राजकुमारी के साथ हुआ।
इस अवसर पर पुर्तगालियों ने बम्बई का द्वीप चार्ल्स द्वितीय को दहेज में दिया। फिर 1668 में चार्ल्स द्वितीय ने कंपनी को सौंप दिया। इसके बाद 98 में कंपनी बंगाल के तत्कालीन सूबेदार से कालीकट, गोविंदपुर और सुतनाती की जमींदारी 1200 रुपये भुगतान करके प्राप्त की। इसे मिलाकर कोलकाता शहर की स्थापना हुई, जहां अंग्रेजों ने फोर्ट विलियम का निर्माण कराया। साल 1717 में मुगल बादशाह फर्रुखशियर ने एक शाही फरमान जारी करके कंपनी को विभिन्न विशेषाधिकार प्रदान किए। इसके अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी को कलकत्ता के आसपास के और अधिक क्षेत्रों में राजस्व वसूली के अधिकार प्रदान किए गए। दूसरा, 10,000 रुपये सालाना राशि देने के एवज में सूरत के सभी करों से उन्हें मुक्ति मिल गई। तीसरा, 30,000 रुपये की रकम वार्षिक रूप से अदा करने पर कंपनी को बिना शुल्क दिए बंगाल में मुफ्त रूप से व्यापार करने की छूट मिली। और बम्बई में कंपनी के ढाले गए सिक्कों को पूरे मुगल साम्राज्य में वैधता मिली। इस तरह कंपनी की ताकत बढ़ती जाती है और वह पहली बार बंगाल पर विजय प्राप्त करती है। अब बात करते हैं डेन लोगों की। अंग्रेजों के बाद डेन 1616 में भारत आए। डेन लोग डेनमार्क के निवासी थे। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1616 में हुई। इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री 1620 में तमिलनाडु के ट्रैंकोवार में स्थापित की। डेन्स अपनी व्यापारिक गतिविधियों से अधिक मिशनरी गतिविधियों के लिए जाने जाते थे। डेन्स ने कोलकाता के पास सेरमपुर में दूसरी फैक्ट्री स्थापित की, जो उनकी व्यापारिक गतिविधियों का मुख्य केंद्र रहा। फिर 1845 में उन्होंने अपनी सभी फैक्ट्री बेच दी और भारत से चले गए। अब बात करते हैं फ्रांसीसियों के बारे में। भारत में फ्रांसीसी सबसे आखिरी में आए। फ्रांस के शासक लुई 14वें के शासनकाल में कई युगांतकारी घटनाएं घटित हुई। इनमें से एक, उसके मंत्री कॉलबर्ट द्वारा 1664 में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई। यह पूरी तरह राज्य के अधीन थी। 1668 में फ्रांसिस कैरोन की अध्यक्षता में एक अभियान दल भारत आया और सूरत में इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की। 1669 में फ्रांसीसियों ने भारत के पूर्वी तट पर स्थित मसूलीपट्टनम में दूसरी फैक्ट्री स्थापित की और फ्रांसिस मार्टिन को दोनों फैक्ट्रियों की जिम्मेदारी दे दी। 1673 में फ्रांसिस मार्टिन तथा लेस्पिने ने वालीकोंडापुरम के मुस्लिम सूबेदार शेर खां लोदी से एक छोटा गांव प्राप्त करके एक फ्रांसीसी बस्ती स्थापित की, जिसे पौंडीचेरी के नाम से जाना जाता है। बंगाल में मुगल सूबेदार शाइस्ता खां से भूमि प्राप्त करके 1691 में चंद्रनगर की प्रसिद्ध बस्ती की स्थापना की। 1635 में ड्यूमा पौंडीचेरी का गवर्नर नियुक्त हुआ। उसके कार्यकाल में फ्रांसीसी कंपनी ने विशेष प्रगति की। अब तक पुर्तगालियों और डचों का पतन हो चुका था और डेन भी अपनी फैक्ट्रियां अंग्रेजों को बेचकर जा चुके थे। अब दो ही कंपनी भारत में अपना साम्राज्य स्थापित करने की कोशिश करती है। अंग्रेज और फ्रांसीसी, इन्हीं दोनों के बीच कितने युद्ध होते हैं, कौन जीतता है, ये हम अगले वीडियो में देखेंगे।